नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने की पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ। ये है कार्तिकेयपुर, या जिसे कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। जी हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इस राजवंश के बारे में, मतलब कैसे ये शुरू हुआ, कौन बड़े राजा थे, उनका शासन कैसा था, और हाँ, उत्तराखंड की संस्कृति पर उनका क्या असर रहा, ये सब बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और समझें कि भाई उत्तराखंड के पहले ऐतिहासिक राजवंश के तौर पर इनकी अहमियत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये राजवंश जिसका समय हम मोटे तौर पर 700 से 1050 ईस्वी के आसपास मानते हैं, ये इसलिए खास है क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला, कह सकते हैं, संगठित और ऐतिहासिक रूप से दर्ज राजवंश है। मतलब इनसे पहले कौन राजा थे, क्या था, इसकी हमें उतनी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा। इनकी कहानी हमें मिलती है मुख्य रूप से ताम्रपत्रों से, मतलब तांबे की प्लेटों पर लिखे लेख और शिलालेखों से। ये बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, इन जगहों से मिले हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन लेखों की लिपि कुटिला है। कुटिला, ये कैसी लिपि थी? ये उस दौर की एक खास लिखावट थी, थोड़ी सी कह सकते हैं घुमावदार, स्टाइलिश। और इनकी शुरुआत आपने बताया अयोध्या से थे, फिर कत्यूर घाटी में बसे। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि मूलतः अयोध्या के थे और बाद में कत्यूर घाटी में बसने की वजह से कत्यूरी कहलाए। पहली राजधानी जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर थी। लेकिन राजधानी बदली भी। जी हाँ, बाद में राजधानी बैजनाथ, जो बागेश्वर में है, वहां ले जाई गई। और सर्दियों के मौसम में तो राजधानी कभी कभी ढिकुली, यानी रामनगर के पास, वहां भी होती थी। अच्छा, मतलब मौसम के हिसाब से भी बदलते थे। हाँ, शायद मौसम या कोई सामरिक कारण रहा होगा। राजकाज की भाषा तो संस्कृत थी, जो उस समय ज्ञान और प्रशासन की भाषा थी, लेकिन आम लोग वो शायद पाली या फिर वहां की लोकल बोलियां बोलते होंगे। और स्रोत बताते हैं कि करीब 300 साल का शासन रहा इनका, जिसमें मुख्य रूप से 3 परिवारों या वंशों ने राज किया। तो क्या हम इन वंशों और इनके जो मुख्य राजा हुए उनके बारे में थोड़ा जान सकते हैं? जरूर जरूर। पहला वंश माना जाता है बसंत देव का। बागेश्वर अभिलेख यही कहता है कि बसंत देव इस राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी मतलब बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ली थीं। हाँ, ये तो काफी भारी लगती हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो खुद को एक बड़ा स्वतंत्र राजा मानते थे। जोशीमठ का जो प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर है, वो भी कहते हैं इन्होंने ही बनवाया था। हालांकि एक बात और है, शायद शुरुआत में ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। अच्छा, किसके अधीन थे? कन्नौज के एक राजा थे यशोवर्मन, शायद उनके अधीन थे। लेकिन जब यशोवर्मन की ताकत कम हुई तो बसंत देव ने मौके का फायदा उठाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली। इनकी पत्नी का नाम भी मिलता है राजनारायणी देवी। तो बसंत देव ने नींव रखी, लेकिन कुछ स्रोत कहते हैं कि असली संस्थापक तो खरपड़ देव थे। इसमें क्या बात है? हाँ, ये थोड़ा सा इतिहास की व्याख्या का मामला है। देखिए, बसंत देव के बाद उनके बेटे का नाम अभिलेख में मिटा हुआ है। ओह, तो वो लिंक टूट जाता है। हाँ। उसके बाद खरपड़ देव शासक बने, तो हो सकता है बसंत देव ने शुरुआत की हो, पर खरपड़ देव ने राज्य को ज्यादा मजबूती दी हो, स्थिरता दी हो। इसीलिए कुछ इतिहासकार उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। खरपड़ देव भी कन्नौज के यशोवर्मन के समकालीन ही थे। समझ गया। और इस पहले वंश का अंत कैसे हुआ फिर? खरपड़ देव के बाद उनके बेटे कल्याण राज आए, फिर पोते त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज के बारे में एक बात मिलती है कि उन्होंने किसी किरात सरदार से संधि की थी। किरात मतलब स्थानीय शक्ति? हाँ, लगता है उस इलाके की जो स्थानीय शक्तियां थीं उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश थी। लेकिन आखिरकार बंगाल के जो पाल राजा थे, धर्मपाल, उन्होंने आक्रमण किया। अच्छा। और उसी आक्रमण से इस पहले वंश का अंत हो गया। बाहरी आक्रमण अक्सर, खैर, हाँ, वो तो राजवंशों के पतन का कारण बनते ही हैं। तो इस उथल पुथल के बाद फिर निम्बर वंश आया सत्ता में। उन्होंने कैसे संभाला सब? बिल्कुल। धर्मपाल के हमले के बाद जो एक खालीपन सा आया, उसे निम्बर ने भरा और अपने वंश की, निम्बर वंश की स्थापना की। लगता है उन्होंने काफी होशियारी से काम लिया, पालों से संधि कर ली ताकि राज्य को फिर से खड़ा किया जा सके। अच्छा, संधि कर ली। जी। उन्हें शत्रुहंता भी कहा गया है, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। उन्होंने जागेश्वर में मंदिरों में विमान मतलब शिखर भी बनवाए। इससे उनका धर्म की तरफ झुकाव पता चलता है। निम्बर के बाद उनके बेटे इष्ट देवगण का नाम आता है।
और कहते हैं उन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक करने की कोशिश की थी। ये कितना बड़ा काम था उस समय। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश थी। देखिए, उत्तराखंड का जो पहाड़ी भूगोल है वो हमेशा से एकीकरण में एक चुनौती रहा है। सही बात है। तो इष्ट देवगण का ऐसा प्रयास करना दिखाता है कि वो यकीनन एक शक्तिशाली और दूर की सोचने वाले शासक रहे होंगे। उनके नाम के साथ फिर से वही बड़ी उपाधियां जुड़ती हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर। हाँ, ये उपाधियां तो बार बार आ रही हैं। जी, ये उनकी बढ़ी हुई ताकत का संकेत है। और जागेश्वर में उन्होंने लकुलीश, नटराज, नवदुर्गा, महिषामर्दिनी ये सब मंदिर बनवाए। ये उनका सांस्कृतिक योगदान भी दिखाता है। पर फिर आते हैं ललित शूरदेव, जिनके बारे में कहा गया कि वो काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार जैसे थे। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, ये उपाधि तो यही दिखाती है कि उनके समय में शायद कोई बहुत बड़ा संकट आया होगा जिससे उन्होंने राज्य को उबारा, या फिर ये उनके प्रताप का, उनकी शक्ति का एक काव्यात्मक वर्णन है। सबसे खास बात यह है कि कत्यूरी राजाओं में सबसे ज्यादा ताम्रपत्र वो ललित शूरदेव के ही मिले हैं। अच्छा, कहाँ से? खासकर पांडुकेश्वर से। ये ताम्रपत्र उस समय के भूमि अनुदान, शासन व्यवस्था, समाज, इन सब के बारे में जानकारी के लिए बहुत ही कीमती स्रोत हैं। एक ताम्रपत्र पर तो लेखक का नाम भी है, गंगाभद्र। ये छोटी छोटी बातें भी इतिहास जोड़ने में मदद करती हैं। सही कहा। ललित शूरदेव के बेटे थे भूदेव। उन्होंने भी काफी काम किया, जैसे बैजनाथ मंदिर बनवाया, लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी भी बताया गया है। जी हाँ, भूदेव ने वो प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर बनवाया जो आज भी कत्यूरी वास्तुकला का एक बहुत शानदार नमूना है। उनका बौद्ध धर्म का विरोध करना और खुद को परम ब्रह्म भक्त बताना, ये उस दौर के धार्मिक माहौल की तरफ इशारा करता है। शायद उस समय शैव और वैष्णव धर्मों का फिर से उभार हो रहा था और बौद्ध धर्म का प्रभाव कुछ कम हो रहा था, और भूदेव जैसे शासकों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई होगी। तो ये था निम्बर वंश। इसके बाद जिक्र आता है सलोनादित्य वंश का। क्या इस वंश के राजा भी उतने ही प्रभावशाली थे? देखिए, इस वंश के राजाओं ने भी शासन को आगे बढ़ाया। सलोनादित्य के बाद इष्टदेव, देष्टदेव, पद्मदेव जैसे राजा हुए। इनके बारे में भी वीरता की बातें, दान पुण्य के वर्णन मिलते हैं, जैसे पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। लेकिन शायद ये निम्बर वंश के शासकों, खासकर इष्टदेवगण या ललित शूरदेव जितने शक्तिशाली नहीं थे। इष्टदेव को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो हो सकता है उन्होंने सत्ता को फिर से संगठित किया हो। और इस राजवंश के जो अंतिम ज्ञात राजा थे, सुभिक्ष राजदेव, उन्होंने राजधानी क्यों बदली, कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर? इसका एकदम पक्का कारण तो नहीं पता, लेकिन अंदाजा यही लगाया जाता है कि शायद कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जिसे भूस्खलन जोशीमठ इलाके में तो होता रहता है। बिल्कुल, जोशीमठ में भूस्खलन एक बड़ी समस्या रही है, तो हो सकता है इसी वजह से राजधानी को किसी सुरक्षित जगह ले जाना जरूरी हो गया हो। बाद में राजधानी बैजनाथ भी बनी। ये जो राजधानियां बार बार बदली, ये दिखाता है कि शायद राजवंश धीरे धीरे कमजोर हो रहा था या बाहरी दबाव महसूस कर रहा था। तो सुभिक्ष राज के बाद क्या हुआ? क्या राजवंश एकदम खत्म हो गया? एकदम से तो नहीं। देखिए, बैजनाथ राजधानी बनने के बाद की जो प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लोक गाथाओं में, जनश्रुतियों में प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव जैसे राजाओं के नाम आते हैं। अच्छा, लोक गाथाओं में। हाँ, तो ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई और कत्यूरी वंश शायद छोटी छोटी शाखाओं में बट गया होगा। इसी दौर में, मतलब 11वीं-12वीं सदी में, हमें पाल नाम वाले कुछ राजाओं का भी पता चलता है, जैसे लखन पाल, त्रिभुवन पाल, जिन्होंने कत्यूर में शासन किया। ये शायद बाहर से आए थे। और फिर नेपाल के मल्ल राजाओं का भी हमला हुआ। जी हाँ, 13वीं सदी में नेपाल के मल्ल राजा जैसे अशोकचल और क्राचल देव, इन्होंने इस इलाके पर हमले किए और कतूरियों को हराया। बागेश्वर से एक 1223 ईस्वी का लेख मिला है जो क्राचल देव की जीत की पुष्टि करता है। लेकिन कत्यूरी फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। आपने लोक गाथाओं का जिक्र किया, उनमें असंती देव वंश के बारे में भी कुछ है। हाँ, ये लोक गाथाएं, जिन्हें जागर कहते हैं, ये बताती हैं कि बाद में कतूरियों की एक शाखा असंती देव के नेतृत्व में फिर से उभरी। उन्होंने जोशीमठ छोड़ दिया और कतूर घाटी में रणचूला कोट को अपनी राजधानी बनाया। रणचूला कोट? जी। इस वंश का आखिरी शासक ब्रह्मदेव बताया जाता है। जागरों में उसे बीरमदेव कहते हैं और उसे बहुत अत्याचारी माना जाता है।
माना जाता है कि 1398 में जब तैमूर लंग ने हरिद्वार पर हमला किया, उसी समय के आसपास ब्रह्मदेव का शासन खत्म हुआ। लेकिन जागरों में धामदेव के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। हाँ, ये भी दिलचस्प है। जागरों में धामदेव का काल कत्तूरियों का स्वर्णकाल माना जाता है और छुमना पातर नाम की एक नृत्यंगना का भी जिक्र मिलता है। देखिए, ये लोक स्मृतियां इतिहास की कड़ियां जोड़ने में मदद तो करती है, भले ही पूरी तरह से सटीक न हो। बिल्कुल। इतने लंबे समय तक शासन किया, इतना बड़ा इलाका संभाला, तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? क्या वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी? स्रोत तो यही बताते हैं कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी विकसित और संगठित थी, खासकर एक पहाड़ी राज्य के हिसाब से। राजा की मदद के लिए सलाहकार होते थे, जिन्हें राजात्मय कहते थे। सेना का जो प्रमुख था वो महासामंत कहलाता था। सीमाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी थी पहाड़ों में, तो उसके लिए प्रांतपाल यानी सीमा रक्षक और वर्मपाल जो सीमा पर आवाजाही का निरीक्षक होता था, ऐसे अधिकारी थे। और दर्रों के लिए भी कोई था? हाँ, पहाड़ी दर्रे यानी घाट, उनकी रक्षा के लिए घटपाल होते थे। ये सब दिखाता है कि वो अपनी भौगोलिक चुनौतियों को समझते थे और उनसे निपटने के खास इंतजाम किए थे उन्होंने। और लोकल लेवल पर, मतलब गांव और जिलों का प्रशासन कैसे चलता था? लोकल लेवल पर भी व्यवस्था थी। गांव को पल्लिका कहते थे और इसके शासक को महत्तम। जिलों को विषय कहा जाता था और इसका प्रमुख विषयपति होता था। हमें कुछ जिलों के नाम भी पता चलते हैं, जैसे कार्तिकेयपुर, टंकणपुर, मायापुरा हाट, जो शायद हरिद्वार रहा होगा। अच्छा। हिसाब किताब रखने, ऑडिट करने के लिए अक्षपटलेख जैसे अधिकारी थे। आज के ऑडिटर जनरल जैसा काम करते होंगे शायद। ये सब एक अच्छी खासी नौकरशाही की तरफ इशारा करता है। सेना का संगठन भी काफी बड़ा लगता है। पैदल, घुड़सवार, हाथी और ऊंट सेना भी। हाँ, सेना 4 हिस्सों में बंटी थी। पदातिक यानी पैदल, अश्वारोही यानी घुड़सवार, गजारोही यानी हाथी सेना और उष्ट्रारोही यानी ऊंट सेना। ऊंट सेना पहाड़ों में? ये थोड़ा हैरान करता है, लेकिन हो सकता है तराई के जो इलाके थे या सामान ढोने के लिए इनका इस्तेमाल होता हो। हर हिस्से का अपना प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे पैदल सेना का गौलमिक, घुड़सवारों का अश्व बलाधिकृत। पुलिस व्यवस्था भी थी और गुप्तचर विभाग भी, जिसका प्रमुख दुसाध्य साधनिक कहलाता था। ये दिखाता है कि आंतरिक सुरक्षा और सूचना कितनी जरूरी थी। और टैक्स व्यवस्था कैसी थी? मतलब राज्य की कमाई कहाँ से होती थी? मुख्य स्रोत तो वही थे, खेती, खनिज और जंगल। खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रपाल थे, जमीन नापने के लिए प्रभातार और जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए उपचारिक। टैक्स वसूलने वालों को भोगपति या शौल्किक कहते थे। एक जरूरी बात यह है कि भट्ट और चार प्रचार नाम के अधिकारियों का जिक्र है, जो शायद बेगार करवाते थे। बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम? हाँ, लगता है उस समय की सामंती व्यवस्था का ये एक हिस्सा था। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा और डिटेल्ड सिस्टम था। अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए कत्यूरी काल शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, उनकी कला, उनका आर्किटेक्चर, खासकर मंदिर। बिल्कुल, कत्यूरी काल को उत्तराखंड में वास्तुकला और मूर्तिकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये गलत नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए। उनमें नागर शैली का प्रभाव दिखता है, लेकिन उसमें लोकल मटेरियल और तकनीक का इस्तेमाल करके एक खास पहाड़ी शैली विकसित की। पत्थर और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल होता था। किस किस तरह के मंदिर मिलते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के मंदिर खास हैं। एक छत्रीयुक्त, जिनकी छत सपाट होती थी और ऊपर एक छत्र जैसी बनावट होती थी, जैसे बागेश्वर का बागनाथ मंदिर या अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर। अच्छा। दूसरे थे शिखर युक्त, जिनमें ऊंचा घुमावदार शिखर होता था, जैसे बैजनाथ मंदिर, जागेश्वर के मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर और द्वाराहाट के मंदिर। द्वाराहाट का गुजरदेव मंदिर वो तो बहुत मशहूर है। जी हाँ, द्वाराहाट का गुजरदेव मंदिर तो अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए खास तौर पर जाना जाता है। इन मंदिरों की कुछ आम विशेषताएं हैं, जैसे लोकल पत्थर का इस्तेमाल, साइज ज्यादातर मीडियम होता था, और शिखर वाले मंदिरों में आगे 2 खंभों वाला एक छोटा सा मंडप होता था। और मूर्तियां कैसी थी? मूर्तिकला में क्या खास था? मूर्तिकला भी बहुत ही उन्नत थी, बहुत बढ़िया। मूर्तियां पत्थर की या धातु की बनी होती थीं। उनमें देवताओं के रूप, पुराणों की कथाओं के सीन, ये सब बहुत खूबसूरती से उकेरे जाते थे। राहुल सांकृत्यायन जैसे बड़े विद्वान ने तो काली मठ में मिली कत्यूरी काल की एक हरगौरी यानी शिव पार्वती की मूर्ति को भारत की सबसे सुंदर अखंड मूर्तियों में से एक कहा था। वाह,
ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। जी, ये उस समय के कारीगरों के हुनर का सबूत है। और इसी दौर में कहते हैं आदि शंकराचार्य भी उत्तराखंड आए थे। इसका कत्यूरियों पर क्या असर पड़ा? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। देखिए, आदि शंकराचार्य 8वीं 9वीं सदी में पूरे भारत में घूमकर सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को फिर से स्थापित करने का काम कर रहे थे। जब वो उत्तराखंड आए तो कत्यूरी राजाओं ने न केवल उनका स्वागत किया बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपनाया भी। अच्छा। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करके हिंदू धर्म, खासकर शैव और वैष्णव मतों को मजबूती दी, और कत्यूरियों ने उनके प्रभाव में आकर कई मंदिर बनवाए, या जो पुराने मंदिर थे जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब रेनोवेशन करवाया। और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ की स्थापना भी तो शंकराचार्य ने ही की थी। जी हाँ, ज्योतिर्मठ की स्थापना शंकराचार्य ने ही की, जो आज भी भारत के 4 प्रमुख मठों में से एक है। और कहा जाता है कि 820 ईस्वी में उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो ये कह सकते हैं कि कार्तिकेय पोरिया कत्यूरी राजवंश सिर्फ उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंशी नहीं था, बल्कि इसने करीब 3 सदियों तक इस मुश्किल पहाड़ी इलाके को एक राजनीतिक स्थिरता दी। बिल्कुल। बसंत देव से लेकर भूदेव और खासकर ललित शूरदेव जैसे राजाओं ने न केवल राज्य को मजबूत किया, बल्कि कला, धर्म और आर्किटेक्चर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बिल्कुल सही कहा। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था हमने देखी, वो दिखाती कि वो एक संगठित राज्य चलाने में पूरी तरह सक्षम थे। बिल्कुल सही कहा। कत्यूरियों ने उत्तराखंड की जो आज की पहचान है, उसे गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनका दौर वास्तुकला का स्वर्ण युग था, जिसका असर हम आज भी यहाँ के मंदिरों में देख सकते हैं। और शंकराचार्य के साथ उनका जो जुड़ाव था, वो इस क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य के लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। भले ही बाद में उनका पतन हो गया और राज्य बिखर गया, लेकिन उनकी जो विरासत है वो उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास का एक अटूट हिस्सा बनी रही। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। उत्तराखंड का ये जो मुश्किल पहाड़ी भूगोल है, जिसने शायद कत्यूरियों को बाहरी हमलों से कुछ हद तक बचाया भी होगा, क्या वही उनके पतन और राज्य के छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने का कारण भी बना? मतलब कैसे एक सेंट्रल पावर इतने अलग अलग और मुश्किल इलाके पर लंबे समय तक कंट्रोल बनाए रख सकती है, और जब वो कंट्रोल ढीला पड़ता है तो क्या होता है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से भूगोल और इतिहास का ये जो रिश्ता है, ये हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रहा है, और कत्यूरियों की कहानी हमें इसी रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उनकी बनाई हुई विरासत आज भी खड़ी है, लेकिन उनके शासन की जो चुनौतियां थीं, वो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। चलो दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।